सबों को फिर से जोहार। अभी आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से पूरे झारखंड में कुर्मी महतो के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तो हर एक जगह जा जा के बोल बोल के मैंने अपना गला बैठा दिया है ना। और आज ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सारे लोग आएंगे। मुझे जो जानकारी मिला था कि 10 गांव के लोग बैठेंगे, तो इस वजह से शायद हम लोग कुछ माइक का इंतजाम नहीं किए, तो वो भी हो सकता था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यह समझना है कि एक तो अचानक से या कुर्मी महतो का मामला कैसे उबाल आ गया, मतलब इसका हम लोगों का पेशा कानून के साथ बिल्कुल बहुत बड़ा लिंक है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 7-8 महीना के अंदर सरकार पर हम लोगों ने दबाव डाला और जो गलत पेशा नियमावली यहाँ पर लागू कर रहे थे उसको जो है कि उनको वापस लेना पड़ा। नहीं तो लोग 26 जनवरी 2025 को ही लागू करने वाले थे। ठीक उसी तरह का पेशा नियमावली लागू करने वाले थे जो देश के 8 अनुसूचित राज्यों में लागू है। चाहे छत्तीसगढ़ का बात कीजिए, मध्य प्रदेश का बात कीजिए, महाराष्ट्र का बात कीजिए, गुजरात का बात कीजिए, आंध्र प्रदेश का बात कीजिए, तेलंगाना का बात कीजिए, वहाँ उन्होंने पेशा नियमावली लागू कर दिया है। लेकिन पेशा के तहत हमारे मूल अधिकार हैं उसको वहाँ डाला ही नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ का हंसदेव जंगल को अडानी कंपनी को दे दिया, है ना। उसी तरह तेलंगाना में बहुत बड़ा इलाका था जिसमें वो लोग कटाई शुरू कर दिया था। वहाँ के मोर चिल्ला रहे हैं, दूसरे जानवर चिल्ला रहे हैं। उसके बाद जो है वो कानूनी हस्तक्षेप के बदौलत वो बचा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ लागू कर देते नाम के लिए, और हमारा जितना भी जमीन है, इलाका है, प्राकृतिक संसाधन है, बालू है, खनिज है, सबका लूट जो है कि जारी रहता। हम लोग बस इसी में खुश रहते, फलाना वार्ड बन गया, फलाना मुखिया बन गया, चिलाना जो है कि परिषद बन गया, वो जो है कि प्रमुख बन गया। बस उनको लगता है कि आदिवासियों के ऊपर ये चुनावी व्यवस्था, दिक्कू व्यवस्था थोप दो, आदिवासी खुश रहेंगे और उनकी जो मूल चीज जमीन, जंगल, नदी, पानी, खनिज को संपदा लूट लो। और ये जब लूटने नहीं देंगे तो इन लोगों को धर्म के नाम पे आपस में लड़ा दो। सरना ऐसा मुर्गा लड़ाने आप लोग जाते हैं ना। हम लोगों को पिछले लगभग 25-30 वर्षों के अंदर सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ा रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम इसको मार देंगे, हम इसको मार देंगे। और जब तक हम लोग का एक दूसरे को मार दिए, कभी कभी एक बच भी गया, तब तक वो क्या कर रहा है, हमारी ज़मीन पर अपना बहुत बड़ा इमारत खड़ा कर दिया। हमारे नदियों में उनके ट्रक आकर घुस के बालू लेके जा रहे हैं। हमारा पहाड़ पर उनका क्रशर बैठा है और वहाँ से गिट्टी लेकर बेच रहे हैं। हमारे जंगल से मुरुम निकाल कर लेके जा रहा है, सड़क बना रहा है और उसका भी बिल बना रहा है, ठेकेदार खा रहा है। हमारे इलाके में शराब बेचवा कर वो लोग जो है सब चीज को हमें ही पिला के हमको ही मार दे रहा है। तो ये सारे चीज कौन कर रहे हैं? यही बाहरी वाले लोग जो खेल कराकर, एक दूसरे से नफरत कराकर हमारा अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो हम लोग को वनवासी बोलता है। ये यही लोग हैं जो बोलता है सरना सनातन एक है, और हमारा धार्मिक पहचान को भी खत्म, हमारा आदिवासी पहचान को भी खत्म। तुम खाली जंगल में रहते हो, वनवासी हो बोलता है। आदिवासी मतलब देश का प्रथम निवासी और मालिक। वो चाहता था कि हमारे दिमाग से आदिवासी शब्द खत्म कर दे। 1952 से लगातार जो है राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है, और हम लोगों को धर्म का चश्मा पहना दिया। हम लोग खोज रहे हैं, ये भाई, अरे ये तो फलाना धर्म है, ये तो फलाना धर्म है। हम उसी में व्यस्त हैं साथियों, इसको समझना पड़ेगा। अभी भी कुर्मी महतो क्या बोल रहे थे, हम आदिवासी हैं, छोटा नागपुर के सबसे पुराने बासिंदे हैं,
65,000 साल पहले हमारे पुरखे यहाँ आए हैं, राज सभ्यता हमारा था। और जब हम बात रखते थे बोलता था कागज दिखाओ कागज दिखाओ। मैंने सारा दस्तावेज कागज निकाल निकाल के बता दिया कि तुम लोग महाराष्ट्र के निवासी हो, यहाँ आकर तुमने मुंडाओं की जमीन को कब्जा किया है, मुंडाओं के गांव को कब्जा किया है, भूमिज को गांव को कब्जा किया है, आप जो है हो लोगों का गांव का हतु मुंडा का पद को कब्जा किया है। सारे चीजों को निकाल के लाया था। अभी क्या बोलता है, गिलेटसंडुंग तो ईसाई है, देखो ईसाई है। समझ रहे हैं बात को? हम लोगों की लड़ाई को कमजोर करने के लिए सब करता है। तो हम लोग बौद्धिक रूप से उसको पटक दिए हैं। तो बोल रहा है कि अभी गिलेटसन के पीछे जो लोग खड़े हैं ईसाई है बोलेंगे तो बाकी सरना बंधु लोग, बाकी दूसरे बंधु लोग उसको छोड़ेंगे तो अकेला पड़ जाएगा, है ना? इस षड्यंत्र को समझना है। यही लोग पेशा कानून को लागू होने नहीं दिया है। नहीं तो क्या होता, पेशा कानून लागू होता तो झारखंड बना। झारखंड का सबसे बड़ा जो नारा था क्या था, हमारा मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने जो नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राइज। और ये नारा कौन दिया था? आप ही लोग का है, अबुआ हतूरे अबुआ राइज। वहां से धरती आबा बिरसा मुंडा ने डुम्बारे बुरु से ऐलान किया। क्या ऐलान किया? 9 जनवरी को क्या ऐलान किया था? उन्होंने कहा था अबुआ राज हिजुआ दिकुआ राज सेनोआ। और यही पेशा कानून अबुआ राइज को ला रहा था। तो इसीलिए षड्यंत्र करके इन्होंने पेशा कानून लागू करना था। नियमावली बनाकर क्या किया? झारखंड पंचायत राज अधिनियम लागू किया इस राज्य में, हमारे अनुसूचित क्षेत्र में। झारखंड पंचायत राज अधिनियम असंवैधानिक है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम बनाने और अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 243 एम देख लीजिए। M1 में क्या बोलता है? सामान्य पंचायत व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। जो भी लागू होगा तो कौन होगा? संसद नया पारित करेगा। ध्यान में बैठता है। नया जो भी कानून बनाएगा संसद कानून बनाएगा और उसी के तहत संसद ने कानून बनाया। तो वो जो है, जब बिहार सरकार ने 1993 में कानून बनाया पंचायत कानून, तब उसको 2 बड़े वकील जो अब दुनिया में नहीं रहे, उनको हम लोग को हमेशा हमारा जो है कि उनका नाम लेना चाहिए, डॉक्टर वसुदेव बेसरा और अर्नस्ट मुर्मू। इन दोनों ने पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया, कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में समान पंचायत कानून लागू नहीं हो सकता है, बिहार पंचायत अधिनियम लागू आप नहीं कर सकते हो। इसी के आधार पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि पंचायत व्यवस्था आदिवासियों के तहत ऊपर नहीं लागू होगा, क्योंकि उनकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको यह भी जानना चाहिए, आखिर पेशा कानून के अंदर में ये चुनाव को व्यवस्था कर दिया, धारा 4G, ये कहां से आया? जब पंचायत चुनाव होने लगा, जब संविधान का संशोधन हुआ, 73वां संशोधन 1992 में, उसके बाद सामान्य क्षेत्र में पंचायत चुनाव होने लगा, तब हमारे सांसद दिलीप सिंह भूरिया और ऐसे ये लोग पार्ले जिसको हम लोग वहां भेजे थे लोकसभा में, इन लोगों ने सरकार से मांग किया कि आदिवासी क्षेत्र में भी चुनाव होना चाहिए, पंचायत चुनाव। अगर ये लोग मांग किए नहीं होते तो हमारे यहाँ जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है वही लागू रहता। लेकिन इन लोगों ने हमारे ऊपर थुपाया, हमारे अपने लोग। नहीं तो आप सोच लीजिए, जब संविधान बना, हमारे अलग व्यवस्था बनाया 5वीं अनुसूची, जब पंचायत व्यवस्था बनाया तब भी उसमें रखा कि ये अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। लेकिन इन लोगों की वजह से, जो हमारे अपने नेता जिसको वोट उस समय में दिया गया, उन लोगों ने हमारे ऊपर पंचायत व्यवस्था थुपवाया। पंचायत व्यवस्था हमारा नहीं है, ये दिक्कुलों का व्यवस्था है। गांधी जी ने पंचायत व्यवस्था की परिकल्पना की, ग्राम स्वराज किताब है उनका, उसमें पढ़ लीजिए। पंचायत पर एक चैप्टर लिखा है
और उसी को लेकर जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 1959 में पहला पंचायत बनाया आपका राजस्थान में, और वहां से हमारे उस तरफ पंचायत व्यवस्था आया। तो पंचायत व्यवस्था वो तिक्कू व्यवस्था है, इसीलिए सरकारी पदाधिकारी को बोलता है सचिव रहेगा। हमारा परंपरा में ये होता है क्या? हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता था, हमारे यहाँ गांव सभा बैठ के हम लोग निर्णय लेते थे, है ना। ये सांसद लोग नहीं मांग किए होते तो यही व्यवस्था होता। इसी व्यवस्था को आप ही का ग्राम सभा को सरकार पैसा देती। ये मुखिया लोग जो 10% खाता है, आपका सदस्य लोग पंचायत समिति 10% खा रहा है, प्रमुख खा रहा है, ये सब नहीं खाता। सीधा पैसा हमारे ग्राम सभा में आता हमारा। समझ रहे हैं कितना बड़ी गड़बड़ी हुई है। लेकिन ठीक है अभी हम लोगों ने क्या किया है, पिछला 6 महीने के अंदर में इनका एक एक चीज पुर्जा को हम लोगों ने खोल के रख दिया। क्यों रख दिया? चूंकि पेशा कानून का मूल मानसा क्या है, मूल भावना क्या है? पेशा कानून की मूल भावना है हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को संविधान की शासन का शक्ति और अधिकार देना। तो शासन की शक्ति और अधिकार कैसे आएगी? जब आप पंचायत व्यवस्था को हमारे ऊपर थोपोगे तो ग्राम सभा शासन कैसे करेगा? आपको मैं बताना चाहता हूं क्या कर रहा है ये लोग। बहुत ही चालाकी किया है। इन लोग को लगता है, शासन में बैठे हुए लोगों को लगता है आदिवासी बेवकूफ है, उनके ऊपर कुछ भी थोप दो, उनको डरा दो, उनके यहाँ पुलिस भेज दो, डर जाएंगे। जब हम लोगों ने ज्यूरी मॉडल क्रिएट किया तब ये जो हाथू मुंडा इधर बैठे हैं, बताएंगे थोड़ा उसके बारे बाद में, उनके यहाँ डीसी के यहाँ से फोन घनघना रहा है, उनके एसडीपीओ के यहाँ से जांच आया, उनके यहाँ एसडीओ के यहाँ से जांच आया, थानेदार वहाँ पर पहुँचा। इन्होंने कहा कि हमारा विलेज नोट देखो, ये गांव का मालिक हम हैं, तुम डिसाइड नहीं करोगे। तुम नौकरी करने आए हो, कल यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे। गांव हमारा हमारा है, गांव में क्या होगा हम निर्णय करेंगे। अभी केंद्र सरकार तक जो है कि इनका जो है बोला बहुत अच्छा काम कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये ताकत दिखाना है। तो साथियों, ये जो शासन की शक्ति और अधिकार आएगा, कैसे आएगा? हमारा पारंपरिक व्यवस्था में कैसे था, जिसको आज मॉडर्न डेमोक्रेसी में कहते हैं विधायिका। मतलब 3 शक्तियां थी हमारे पास। विधायिका, गांव में क्या होगा गांव सभा बैठकर तय करता था, नियम बनाया, निर्णय लिया। विधायिका का काम निर्णय लेना है, उसको लागू करता था कार्यपालिका। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग हमारा ज्यूरी मॉडल को बोलता है ये तो कार्यपालिका लगा दिया, महिला लोगों को भी घुसा दिया, ये तो परंपरा के खिलाफ है। उन लोगों को समझ ही नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, वहाँ भी भले हमारे पुर के कार्यपालिका नहीं बोला, लेकिन हाथू मुंडा, पाहन, सचिव परंपरा में होते थे ना, तो जो बड़ा निर्णय लिया उसको वही ना लागू करते थे। सभी लोग तो नहीं लागू करता था। तो वही कार्यपालिका हमारे पास था। उसके बाद न्यायपालिका, कोई अगर झगड़ा झाटी हो गया, लड़का लड़की का मामला हो गया, गांव में कुछ भी हुआ, तो बैठते थे ना फैसला देने के लिए। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब कुछ हम लोग के पास था। अभी लोग क्या कर रहे हैं नियमावली में? बोल रहा है ग्राम सभा अपना योजना बनाएगा, उसको अनुमोदन भी करेगा, खर्चा सही की हुआ कि नहीं वो भी देखेगा, वो भी वही जो है कि ऑडिट करके देगा, लेकिन लागू नहीं कर सकता। बाप रे, जब मैं अपने लिए सोच सकता हूँ, अपने लिए योजना बना सकता हूँ, अनुमोदन कर सकता हूँ, दूसरा आदमी खर्च किया उसको भी सही से खर्च किया कि नहीं उसका लिए मैं ही दूंगा, तो मैं खर्च क्यों नहीं करूंगा? सवाल है कि नहीं है? यस सर, है ना? इसका मतलब घपला करने के लिए ऐसे व्यवस्था बनाया जा रहा है। और उसमें भी देखिए, नियम वाले उठा के देखिए जो ड्राफ्ट बनाया है, उसमें 8 समितियां दे रहा है। शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, हाँ, वन अधिकार समिति, चिल्ला समिति, ढेकना समिति, लेकिन कार्यकारिणी समिति नहीं दे रहा है। तो तुम बताओ, जब तुम कह रहे हो कि हम जो है कि परंपरा के खिलाफ में वहां कार्यकारिणी समिति बना रहे हैं, तो तुमने 8 समिति बनाया है, उसमें
वो कहां से लाया है? वो पेशा कानून का कोई धारा में मौजूद नहीं है, तुम कहां से लाए हो? तो वो बोलेगा वहां एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन है, उसी का उपयोग किए हैं। तो हम लोग भी वहां एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन का उपयोग करके कार्यकारिणी बना रहे हैं, क्योंकि शासन की शक्ति हमें लेनी है, तुम्हारा पंचायत कार्यकारिणी को नहीं देंगे हम लोग। सही है ना? हाँ, यही इसीलिए लोग डरा हुआ है। तो हम लोगों को हर एक ग्राम सभा में जल्दी से जल्दी कार्यकारिणी समिति बनाना है। आपको लग सकता है कि हमारे पारंपरिक व्यवस्था में तो महिलाएं नहीं थी, तो आपको यह जानना पड़ेगा साथियों, हम लोगों का पारंपरिक व्यवस्था को बदनाम करने के लिए, खत्म करने के लिए वही षड्यंत्र ये लोग रचा था, उसी को बेनकाब करने के लिए, उसी को मुंहतोड़ जवाब कर देने के लिए हम लोगों ने कार्यकारिणी समिति बनाया। और उसमें क्या बोल रहा था, इनके यहाँ जो है कि काबिल लोग नहीं हैं, वंश से आता है, वंशवादी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, काबिल लोग नहीं है इनके व्यवस्था में। दूसरा क्या आरोप लगाया, इनके व्यवस्था में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए जो है ये जो है महिलाओं के खिलाफ व्यवस्था है, ये असंवैधानिक व्यवस्था है, ये जो है लोकतंत्र के विरोधी में व्यवस्था है, न्याय नहीं देता है ये, है ना? ऐसा बोल बोल के हमारा व्यवस्था को बदनाम किया इन लोगों ने। क्यों बदनाम किया? क्योंकि ये लोग डरते हैं, ठीक उसी तरह डरते हैं, आदिवासी शब्द से डरते हैं, इसलिए आदिवासी शब्द के जगह वनवासी शब्द हमारे दिमाग में डाल रहा था। आदिवासी बोलने का मतलब, जैसे ही आप आदिवासी बोलते हो, सामने वाला को बताते हो इस देश का मालिक मैं हूं, इस देश का सबसे पहले आने वाले लोग का मतलब वंशज मैं हूं, इस देश का एक एक जो है कि जमीन है, इस देश का एक खनिज संपदा जंगल है, इस देश का सारे संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार हम आदिवासियों का है, ये आदिवासी शब्द से सीधा आता है। इसलिए जब इसको संविधान में डाला गया था, ड्राफ्ट में संविधान की धारा 13(5) में डाला गया था, तो 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान से हटवा दिया, हमारा आदिवासी पहचान पर तलवार चला दिया। आज संविधान में आदिवासी शब्द होता तो सोच लीजिए कोई हम लोग को कोल, कुकुर, नीच और ये सब बोलने का ताकत नहीं रखता। समझ रहे कितना बड़ा हमारे ऊपर हमला हुआ है? और हमारी जमीन, हमारा इलाका, हमारा जंगल, हर चीज को हमसे छीनने के लिए हमारे दिमाग में क्या डाला गया? कानून बना बना के डाला गया कि जंगल सरकार का है, जमीन प्रति जमीन सरकार का है, सब कुछ सरकार का है, खनिज सरकार का है। हम लोग मान लिए धीरे धीरे, सुन सुन के, किताबों में पढ़ पढ़ के, और क्या कर रहे हैं हम लोग? कहते हैं प्रति जमीन तो सरकार का है, ये जंगल तो सरकार का है, कहते हैं ना। ऐसे ही हमारे दिमाग में डाल दिया। आदिवासी का मतलब नीच, जंगली, अनपढ़, गंवार, पिछड़ा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जंगल छोड़ छोड़ के, जमीन छोड़ छोड़ के हम लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, और दिक्कु लोग शहर छोड़ छोड़ के जंगल की ओर आ रहा है। हमारा खनिज संपदा, हमारा पहाड़, हमारा जमीन, सब कुछ से अपना वॉइस बना रहा। आप सोच लीजिए, हमारा मुर्गी चेंगना हम लोग पालते हैं, उसको बेच के अपना बिल्डिंग बनाता है, देख रहे हैं ना। महुआ हम लोग चुनते हैं, इमली हम लोग तोड़ते हैं, उसको कम दाम में खरीदता है और उसको बेच के वो बिल्डिंग बनाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बांट के रखा हुआ है, हमको पार्टी पार्टी में बांट दिया है, धर्म धर्म में बांट दिया है, खड़िया मुंडा उराव में बांट दिया है। तो ये सब चीजों से निकल के आदिवासी होना पड़ेगा। तो मैं आपको कह रहा था कि ये लोग, यही सारी शक्तियां हमारा पेशा कानून को खत्म करना चाहता है। क्योंकि पेशा कानून लागू होने से क्या हो जाएगा? हमें सारा हक और अधिकार मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं पेशा कानून लागू नहीं है। पेशा कानून लागू है। 24 दिसंबर 1997 से देश में पेशा कानून लागू है, जहां जहां अनुसूचित क्षेत्र है। गलतियां कहां हुई है? गलतियां वहां हुई है कि ग्राम सभाओं ने पेशा कानून को स्वतः लागू नहीं किया, यहां गलती हुई है। आज भी हम लोग क्या बोल रहे हैं? सरकार लागू करेगी। जो कानून आपको जंगल में, जमीन में, खनिज संपदा में अधिकार देता है, उस कानून को सरकार लागू करेगी क्या?
नहीं करेगी। झारखंड में ड्राफ्ट भी बन रहा है, उड़ीसा में तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप जानिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, उड़ीसा में 12 ग्राम सभा के आदिवासी बिना जो है पढ़े लिखे लोग पहाड़ को बचा दिया। किस पहाड़ को? नियमगिरी पहाड़ को। वहां पे बॉक्साइट है। उस नियमगिरी पहाड़ को उड़ीसा सरकार दुनिया का सबसे बड़े एक बॉक्साइट कंपनी वेदांता कंपनी को दे रही थी। उसके लिए उन लोगों ने फर्जी ग्राम सभा बनाया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? वही पेशा कानून 1996 के बलबूते, जबकि आज भी लोग बोलते पेशा कानून 96 लागू नहीं है। लागू है, सरकार नहीं कर रही वो अलग बात है, आपको ग्राम सभा को लागू करना है। 12 ग्राम सभाओं ने वहां पेशा कानून के बदौलत अपना पहाड़ को बचा लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, पेशा कानून देख लो धारा 4, इस पहाड़ पर हमारा अधिकार है कि नहीं है। तुम संविधान का अनुच्छेद 24 और 25 देख लो, ये 25-26 देख लो, हमारे पहाड़ पर अधिकार है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ग्राम सभा तय करेगा वही होगा। हम भी अगर चाहेंगे तो नियमगिरी पहाड़ को जो है कि हम वेदांता को नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी को भेजा अपने के यहां से, कहा कि सारे 12 ग्राम सभा के लोग बैठेंगे, उड़ीसा सरकार के पदाधिकारी बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधि बैठेगा और वो लोग सिर्फ सुनेंगे कि गांव के लोग आदिवासी क्या तय कर रहे हैं। उस सभा में 12 ग्राम सभा का आदिवासी ने तय करके बता दिया कि ये पहाड़ हमारा है, तुमको नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया। 2 साल के बाद फिर उड़ीसा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और कहने लगी, देखो यही आदिवासी लोग जो है नियमगिरी पहाड़ को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए वेदांता कंपनी को दे दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारा थोथलेबाजी नहीं चलेगा, जो ग्राम सभा निर्णय लेगा वही होगा। आप सोचिए, इतना ताकत आपके पास है, लेकिन आप उस ताकत का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने मना नहीं किया है आपको ग्राम सभा ये पेशा कानून लागू करने में, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये फैलाते रहते हैं पेशा कानून लागू नहीं, लागू नहीं, लागू नहीं है। उनको मैं बोलता हूं ऐसे करो, अपना बेटा का शादी भी सरकार को दे दो कि वही तय करे, है ना। सरकार आपको कानून बना के दे दिया, आपको अधिकार दे दिया, आप लागू नहीं कर, सरकार आके लागू करेगा आपका। तो शादी भी सरकार करे आपका बेटा बेटी लोग का, हल भी जोते सरकार। ऐसे भी हम लोग तो भिखमंगा बनिए न गए हैं। हमारा पुरखा लोग, सोचिए हमारे पुरखे कितने क्रांतिकारी थे। इस इलाके में आए, जंगलों को काटा, साफ किया, खेती योग्य जमीन बनाई, इसलिए आपको खुद करती अधिकार मिला। उसमें अनाज उगाया, अपने से घर बनाया, अपने से जिया खाया, समाज को चलाया। आज आपको इंदिरा आवास सरकार से चाहिए, आपको साड़ी धोती सरकार से चाहिए। साड़ी धोती नहीं देगा तब नंगे रहिएगा। कैसे हम लोग हैं भाई। और उतना ही नहीं, जब ब्रिटिश हुकूमत ने कहा मुंडा लोग को, तुम बताओ कैसे कह सकते हो कि ये छोटा नागपुर तुम्हारा है। 14,000 आपके पुरखे ने चिट्ठी लिखा, उसमें लिखा मुंडा जन देयर कंट्री, मुंडा और उनका देश। AC रॉय साहब का किताब पढ़िए, क्या लिखा उन्होंने। लिखा यदि छोटा नागपुर मुंडाओं का नहीं है तो किसी का भी नहीं है। आपके पुरखे यहां से जो है कि पत्थर ढो के कलकत्ता तक पहुंच गए। आपको कलकत्ता जाना है पत्थर ढो के, आपको सिर्फ ग्राम सभा मजबूत करना है, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है दिक्कू आएगा वही सब करेगा। एक अफसर धमकी देता है, आप डर जाते हैं। तो समाज आपका है, गांव आपका है, ये मुंडा दिसुम आपका है कि ये दिक्कू लोग का है। इसीलिए ये जो पेशा कानून है आपको अधिकार दे रहा है। और ये जो मैंने कहा कुर्मी महतो, अभी से विरोध नहीं कर रहे थे। जब पेशा कानून को हम लोगों ने कहा कि लागू करो सही नियम वाले बनाकर, ये लोग अभी क्या बोल रहे थे, पेशा कानून काला कानून है। जब तक कुर्मी महतो को आदिवासी नहीं बनाते हो, ST का दर्जा नहीं देते हो, तब तक पेशा कानून काला कानून है। वाह, मतलब हम आदिवासी लोग काले, हमारा कानून काला, तो तुम काला काहे होना चाहते हो।
है? या तो हम काले लोग हैं, हमारा कानून काला, हमारा बेटी बहन काला, और तुम आओगे तो हम सब गोरे हो जाएंगे। हम लोग गोरा नहीं होना चाहते। कुर्मी मातो भाई लोग, आप अपने गोरे रहिए, क्योंकि आप लोग गोरे ही लोग हैं, है ना। तो ये लोग हमारा कानून का भी विरोध। और मैं बताता हूं कि उस समय से ही अच्छे से पेशा कानून लागू होने नहीं हुआ, उसका कारण यही लोग है, कुर्मी महतो। जैसे ही 24 दिसंबर 1996 को संसद में पेशा कानून पारित हो गया, इनके एक एमएलए धनंजय महतो 1997 को कोर्ट चला गया और उन्होंने पेशा कानून को चुनौती दिया, कहा कि पेशा कानून असंवैधानिक है या संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। और वो केस चला 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 और बीच में ये लोग क्या कहने लगे कि आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है। 112 वो लोग जो अनुसूचित क्षेत्र में आता है, इसलिए इनकी जनसंख्या ही नहीं है, इसलिए पेशा कानून खत्म होना चाहिए, अनुसूचित क्षेत्र खत्म होना चाहिए। उनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि अनुसूचित क्षेत्र या पेशा कानून जनसंख्या से उसका कोई लेना देना नहीं। याद कीजिए, आप लोग भी जनसंख्या जनसंख्या करते रहते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में परिसीमा नहीं होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र कब बना? अनुसूचित क्षेत्र बना आपका 1874 में पहली बार अनुसूचित जिला कानून आया। देख लीजिए उस कानून को। उस कानून में क्या लिखता है उसके बारे में सब छोटा छोटा पुस्तिका में आपको मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं पढ़ना है सभी लोगों को, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। उस कानून में कहीं भी आधार नहीं है जनसंख्या। आधार क्या है? हमारे पुरखों ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, कहा कि हमारा अपना पारंपरिक व्यवस्था है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, इसीलिए अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित डिस्ट्रिक्ट बनाया गया उस टाइम में। और झारखंड में 2, झारखंड नहीं था तब, चुटिया नागपुर और संथाल परगना, ये 2 ही जिला थे। बाद में उधर हजारीबाग सबको निकाल दिया उसमें से। तो हमारा बहुत बड़ा इलाका है जो मुंडा लोग आज भी बताते हैं ना, चुटिया नागपुर, वही पुराना चुटिया नागपुर के लिए लड़ना है। अभी हम सिमटते जाएंगे तो हमको धक्का देते जाएगा, सबको कब्जा करते जा रहा है। हमको विस्तार में जाना है। हमारा पुराना चुटिया नागपुर था, उसकी लड़ाई लड़नी है। लड़ने है कि नहीं? पुराना चुटिया नागपुर हमको चाहिए। ये हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। तुम आके हमारा सारा कब्जा कर लिया और अभी भी बोलते हो तुम्हारा जनसंख्या खत्म हो गया, इसलिए मुझे सब पद हमें चाहिए। हम जो हथु मुंडा बनेंगे बोलता है ये लोग बोलता है हम मुखिया हमको चाहिए, हमको सीएम चाहिए। बाप रे बाप, हमारा इलाका में तुम आए सब चीज कब्जा किए, चलेगा? ये नहीं चल सकता है। तो हमारी लड़ाई इसीलिए बहुत बड़ी है और ये पेशा कानून हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और मैं बता रहा था ये लोग 2005 में वो जो धनंजय महतो ने जो केस किया था, उसी के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा कानून का धारा 4G को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब हमारे तरफ से पता नहीं कौन लड़ा, हमको पता भी नहीं। उनको बताना चाहिए था कोर्ट को कि अनुसूचित क्षेत्र तो बना नहीं है, उसमें तो जनसंख्या आधार होना ही नहीं चाहिए। इस बात को लाया नहीं। और ये लोग किसको दिखाया? 1961 का जो है, नहीं 1965 का फेवर कमीशन, जो पहली बार बोला कि नए अनुसूचित क्षेत्र बनेंगे, वहां जनसंख्या एक क्राइटेरिया होगा जहां 50% से अधिक होना चाहिए। तो ये तो हमारा नया एरिया तो है नहीं, तो तुम उसके आधार पर कैसे निर्णय दे दिया? या कह रहे हो कि ये जो है क्या असंवैधानिक है। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया, इधर एक छोटी किताब है भाई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, आप लोग उनके पास बहुत के पास है, पढ़िएगा उसमें। और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बहुत मार्केबल चीज है जानना। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वहां भी आर्गुमेंट वही दिया था ये लोग कि अनुसूचित क्षेत्र के 112 ब्लॉक में आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है, इसलिए इसको जो है खारिज करना चाहिए। एकल पद पर आरक्षण इनको नहीं देना चाहिए, मुखिया पद का पद में दूसरों को भी घुसाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केजी बाला कृष्णन एक दलित जज थे उस समय में दक्षिण से, उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाके में बाहरी लोग जा जा के जो है कि उनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई है, हमें इसलिए नहीं भूलना चाहिए
कि ये सारे इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के थे, इसलिए पेशा कानून असंवैधानिक नहीं है। महतो लोग फलट हो गया। समझ रहे हैं कि कब से हम लोग हम पर वार कर रहे हैं ये लोग, और आज ही बोलता है कि हम सरकार से मांग रहे हैं, आदिवासियों को तकलीफ क्या है, तुम आज से हमारे ऊपर हमला कर रहे हो। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में हार गया, तब फिर से 2010 में झारखंड हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, ये कहते हुए कि अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करो, क्योंकि आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गए, फिर वही जनसंख्या। तब इनको 2015 तक सुनवाई हुई झारखंड हाई कोर्ट में। 16 में सरकार ने कहा कि तुम्हारा आर्गुमेंट बकवास है, तुम्हारा केस खारिज करते हैं। फिर से ये लोग पटकनी ही खाया, है ना, बार बार पटकनी खाया। उसके बाद अभी जब हम लोग मैं बता दिया कि पेशा कानून लागू करने वो मांग कर रहे हैं, तो क्या बोलता है, पेशा कानून काला कानून है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, आज इसी में आएंगे, लेकिन इसका पेशा कानून से जुड़ाव है जिसको आपको समझना है। ये लोग क्यों विरोध कर रहा है अनुसूचित क्षेत्र का, क्यों पेशा कानून का विरोध करता है, दूसरी तरफ आदिवासी भी बनना चाहता है, क्यों? उसका कारण यह है, अभी मुझे मिल गया सारा कागज। जब ये लोग यहाँ महाराष्ट्र से आए थे आपके इलाके में, सोनाहातू में आपका कोई रिश्तेदार है सोनाहातू में? एक गांव नहीं, पूरा सोनाहातू ब्लॉक के अंदर में, सिल्ली के आसपास, ये मनभूम जिसको बोलते हैं, उससे इधर सरायकेला खरसवाई से जुड़ता है, जिसको मनभूम कहा जाता है। नहीं है रिश्तेदार? आप जाइए, आपको पता चलेगा, आपको गांव मिलेगा। उन कई कैसे गांव मिलेंगे जहां एक आध दो मुंडा परिवार होगा, कहीं मुंडा परिवार बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं है, लेकिन ऐसे ससंदरी आपको गांव में मिलेगा, आपको पत्थलगाड़ी मिलेगा। तो भाई जब ससंदरी गांव में था है, आज भी पत्थलगाड़ी है और पूरा महतो लोग भरा हुआ है, ये गांव तुम्हारा कैसे हो गया? ये बोलता है हमने गांव बसाया, तो तुम्हारे गांव में मुंडाओं की पत्थलगाड़ी कैसे है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं, लिखित प्रूफ है। 1873 में डल्टन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सबसे पहले लिखा आदिवासी और दूसरे के बारे में 1872 में। 73 में लिखा आपका पत्थलगाड़ी को लेकर, विशेष रूप से चोका हाथू का, वो रिसर्च कर रहे थे। वो बताते हैं कि ये देख के हम दंग हैं कि आखिर जहां मुंडा लोग नहीं है वहां इतना बड़ा ससंदरी कैसे हो सकता है। ये पूरे जो है कि इलाके मुंडाओं के रहे पहले, उसके बाद फिर और कई गांव में जाते हैं, तब वो देखते हैं, वो लिखते हैं कि ये महतो लोग जो इस गांव में है, लेकिन यहाँ मुंडाओं का ससंदरी है, मुंडाओं का पत्थलगाड़ी है। इससे स्पष्ट है कि ये गांव मुंडाओं के थे। समझ रहे हैं? आपके पुरखों की गांव जमीन को कब्जा किया, आपके गांव को कब्जा किया, और उसी को आज अपना बनाने के लिए घोषित करता है कि छोटा नागपुर के हम सबसे पुराने बसिंदे हैं। इसीलिए बोलता है जब तक शामिल नहीं करो पेशा कानून लागू मत करो। समझ रहे कितना बड़ा लिंक है? मैंने संत उधर गया कोल्हान में 1910 का गजेटियर पढ़ा, वहां का आप सुन के दंग रह जाइएगा। 150 गांव के हाथू मुंडा ये बने हुए। जब वो लोग गांव बसाया तो वहां पे कुर्मी महतो कैसे हाथू मुंडा हो सकता है? समझ रहे हैं? उसी तरह भूमिज लोग, उनको भी उधर से मार भगाया। कैसे मार भगाया? क्या हम लोग डरपोक थे हमारे ऊपर के? नहीं, ये लोग रघुजी भोसले का सेना होता था महाराष्ट्र में। तो रघुजी भोसले से पहले इन लोगों को मुगल लोग बहुत मारा पीटा। ये लोग, कुछ लोग भाग के आए, हजारीबाग इलाका में पहुंचे और वहां संतालों के घरों में रहे। इसलिए जो माझी माँ तो भाई भाई बोला जाता है ना, इसीलिए बोला जाता है। आप बताइए, संताल लोग उनको शरण दिया, बाद में इन लोगों ने उनके ही पीठ में छुरा भोंका, और बाद में रघुजी का सेना जब अटैक किया रहा, आपको शायद जानकारी नहीं होगा, वहां से नागपुर से रघुजी हमारा छोटा नागपुर में शासन करता था। अभी हमको इतिहास मिला है। तो उसी समय में महतो लोग, उनका सेना में बहुत लोग आए, और कुछ आए तो देखिए इधर बहुत खेती की जमीन है, तो वो लोग खेती करने भी आए। उसी टाइम में मुंडाओं के साथ, भूमिज के साथ बहुत जगह पर लड़ाई हुआ और मरा पीटा हुआ। तो मुंडा लोग तो सोचे कि आसूद हो गया गांव, छोड़ छोड़ के भाग गए इधर, वो लिखा गया है।
आपके पुरखे लड़ाई झगड़ा बहुत सा हुआ, छोड़ छोड़ के इधर जंगल और भागते गए और वो उनका होता गया। तो इसीलिए ये लोग चाहते हैं आज उनका जो कब्जा किया है, ये लोग सबसे बड़े कब्जाधारी है, उनका हो जाए, मुखिया से मुख्यमंत्री पद उनका हो जाए, नौकरी में उनका हो जाए। अभी मुझे मिला एक नोटिस, एक लिस्ट, आदिवासियों के लिए अबू आवास मिला है, उसमें बहुत सारा अबू आवास उनके लिए बना दिया गया है। फलाना महतो एसटी लिखा है कैटेगरी में और आवास बना दिया है। बताइए, मतलब हमारा सारा चीज को लोग खा पी रहा है और इसीलिए हो रहा है। इसको हम लोगों को बहुत समझना पड़ेगा साथियों। और भी साथी है, कुछ चीज़ों का और मैं कह के ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग इसीलिए पेशा कानून का विरोध करता है। इनको अभी पता चल गया है कि ये लोग एक एक गांव में ढूंढेंगे कि उनके पुरखों की ससंदरी कहाँ है, कहाँ पे जो है कि पत्थलगाड़ी है। ये ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए? क्या बोलते हैं? ढूंढना चाहिए ना, जब हमारे पुरखों का। और इसलिए भी ढूंढना चाहिए जब ये लोग अंट संट बक रहा है। छोटा नागपुर के सबसे पुराने बसिंदे हम हैं, बोलता है कुर्मी महतो, बोलता है मुंडा को हम जमीन दिए हैं, मुंडा को हम बसाए हैं, उरांव को हम जमीन दिया। अरे तुम आया अभी 500 साल के अंदर में और तुम हमको जमीन दिया, तुम हम लोग को बसाया। तो सबसे पहले यहाँ मुंडारी भाषा समूह के लोग आए, छोटे नागपुर के वही मालिक हैं, और तुम खुद को मालिक बता रहे, बर्दाश्त करेंगे हम लोग? बोलता था ये लोग राज सभ्यता हमारा है, सबसे पुराना सभ्यता, सिंधु घाटी से भी पुराना, मोहनजोदड़ो से पुराना। तब मैंने खोज के निकाला, राज सभ्यता बताता है 30 करोड़ साल पुराना। अरे लोग बोलते हैं 65,000 साल पहले आए अफ्रीका से। तो तुम 65,000 साल पहले अफ्रीका से आया था, तो राज सभ्यता 30 करोड़ साल पुराना सभ्यता तेरा कैसे हो गया? मतलब हर जगह लोगों को खोल रहे हैं। जब ये लोग बोल दिया कि 65,000 साल पहले हम आए थे, हम बोले जब 65,000 साल पहले तुम ओंगे के साथ आया था, तो ओंगे का भी अभी अपनी भाषा है, संस्कृति है, टोटेम है। तुम 65,000 साल पहले आया था और बोलते हो 81 टोटेम हमारे पास है, तो तुम्हारा टोटेम तुम्हारे भाषा में होना चाहिए कि कुड़माली भाषा में होना चाहिए जो 500 साल के अंदर में आया है? मुंडा का टोटेम मुंडारी में है, खड़िया का टोटेम खड़िया में है, और तुम्हारा टोटेम कुड़माली में हो जाता है जो आर्यों का भाषा है। तो सब कुछ चलेगा क्या? और वो कहता है कि हम लोग जो है कि कोड़ते हैं, मतलब कुर्मी का अर्थ कोड़, कुर्मी का। तो मैंने कहा कि आप बोलते हो 65,000 साल पहले यहाँ आए थे, तो तुम तो खेती से ही अपना जीविका चलाते हो। तुम्हारे पुरखे तो शिकार नहीं किए, तुम्हारे पुरखे फल फूल नहीं खाए, जंगल में कंदमूल नहीं इकट्ठा किया। तो ये बताओ कि खेती तो 10,000 साल के अंदर में आई है, 55,000 साल तक तुम्हारे पुरखे क्या करते थे? पत्थर खा के जिंदा थे? अभी जवाब नहीं मिल रहा है तो डर से बात करने नहीं आ रहा। तो ये लोग झूठा, इन लोगों मैंने झूठा साबित कर दिया। तो ये लोग अभी क्या बोल रहा है? ग्लेट संडुंग ईसाई है, ईसाई है, ईसाई है। तुम ईसाई बोलो चाहे कसाई बोलो, तुमको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, हम छोड़ने वाले नहीं है ना? यही लड़ाई है हम लोगों की, हम लोग एक साथ लड़ेंगे। अब इसमें साथियों पेशा कानून का खास खास बात और मैं बताता हूँ आपको। आपका जो पारंपरिक ग्राम सभा में पैसा जो आपको आना था, क्या हो रहा है जानते हैं? 3 तरह से पैसा आना था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, जिला खनिज फाउंडेशन, आप पढ़े हैं जिला खनिज का ही योजना में लिखा है। आप बनगांव सब में जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ मिलेगा। अब आपके यहाँ तो बड़ा खनिज नहीं है, जैसे कि कोयला है ना, यूरेनियम, अब बॉक्साइट, आयरन और नहीं है। आपके यहाँ क्या है? मूलतः बालू है, पत्थर है, हाँ पत्थर के मुरुम है, पत्थर के खदान आपके यहाँ 35 खदान चल रहे हैं। आप क्या हो रहा है, जो पत्थर का खदान में से या जितने भी आ रहे हैं बालू उलू से, उसमें से जो पैसा आ रहा है वो टोटल रॉयल्टी में 10% आपका जिला को मिलना है। और कहाँ जाना है? वो जाना है आपका ग्राम सभा में, प्रभावित ग्राम सभा में, जो खनिज प्रभावित ग्राम सभा में। हो क्या रहा है? आपका पैसा का 33 लाख रुपया खूंटी का ट्रैफिक लाइट में लगाया है, जो दिन में लाल हरा होता है ना, आपका पैसा 33 लाख में। दूसरा, वो जो कचहरी के पास हेल्थ क्लब है, खूंटी हेल्थ क्लब, वहां पे आपके लिए 43 लाख से जिम लगा दिया है डीसी साहब। जाके थोड़ा जिम करके आइएगा तो कैसे लगता है? वो कहाँ जाना था? आपका ग्राम सभा को मिलना था, आपका विकास के लिए, आपका आजीविका के लिए, आपका रोजगार के लिए। उसको आपका डीसी वहां पे शहर टाउन में जो रहते हैं उनके लिए जिम खोला हुआ है। वाह, देख लीजिए इतना भारी अन्याय।
4 लाख रुपया से सीआरपीएफ के कैंप में टॉयलेट बनवा दिया, नहाने का जो है कि बना दिया रूम, लेकिन आपका गांव में पैसा नहीं पहुंच रहा है। उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया टाउन में। इतना भारी हो रहा है अन्याय आपका पैसा का। और ये कोई सब लिखित मैं आपको बता रहा हूं, मैंने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा है ये सारे चीजों को लेके। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? गांव का पैसा है, उसी तरह टीएसपी का पैसा, ट्राइबल सब प्लान का पैसा आपका गांव में मिलना है, कहाँ जा रहा है? हाईवे में खर्च हो रहा है, बड़ा बड़ा पुल बन रहा है, जबकि होना कहाँ है? उसी गांव में खर्च होना है जहां 50% से ज्यादा आदिवासियों की आबादी है। हाँ, स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में बना रहा है, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर में खर्च करता, हमारा सारा पैसा लूट रहा है। और हमको क्या बोलता है? हम आदिवासी लोग को बोलता है तुम अपना जमीन बैंक में बंधक रखो और तुम अपना बच्चा को पढ़ाओ। बताइए। और हमारा नेता लोग ये डीएफटी फंड में भी आपके सारे नेता शामिल हैं, चाहे आपका एमएलए हो, एमपी हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, वो सारे लोग बैठते हैं वहां पर। और डीसी क्या करता है? रखता है ये योजना, ये लोग सब हाँ सर बोलता है। क्या होगा? आपको विश्वास नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा कि लोग जब मीटिंग की है उसमें क्या लिखा हुआ है। कोई एमएलए, कोई जिला परिषद, कोई मुखिया, ज्यादा मुखिया नहीं है, जो प्रभावित गांव है उसका मुखिया तक कोई आवाज नहीं उठाता आपके लिए। लूट रहा है सब, लूटने दो। क्यों? इनको परसेंटेज मिल रहा है ना योजना में। मुखिया को परसेंटेज मिल रहा है, जिला परिषद को मिल रहा है, आपका एमएलए को मिल रहा है, एमपी को मिल रहा है। क्यों आपका आवाज उठाएगा? अपना पैसा का दरवाजा क्यों बंद करेगा? क्योंकि ग्राम सभा में आएगा तो आप तो नहीं देंगे परसेंटेज। तो हम लोग के आंख के सामने हमारा लूट मचा हुआ है। इसीलिए साथियों, हम लोगों को ग्राम सभा को मजबूत करना बहुत जरूरी है और कार्यकारिणी बनाना ही जरूरी है। यदि आप कार्यकारिणी नहीं बनाएंगे, पंचायत कार्यकारिणी समिति को ही आपको थोपने वाली है सरकार। फिर कौन करेगा निर्णय? वही पंचायत समिति वाले, वही मुखिया और वही लोग। और आप यहाँ योजना बना के देंगे, पता नहीं क्या होगा। तो कार्यकारिणी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हर एक गांव में कार्यकारिणी बनाइए जिसमें कौन होगा? हाथू मुंडा की अध्यक्षता में। अगर वहाँ पे जो भी पारंपरिक सचिव है तो पारंपरिक सचिव रहेंगे, पारंपरिक जो भी ने हमारे लीडर सारे उसमें रहेंगे। लेकिन इन लोगों ने सवाल किया बार बार, महिलाओं को नहीं जगह दिया है, क्योंकि इसमें तो आपको पंचायत चुनाव करा के महिलाओं को डालेगा ही। तो कार्यकारिणी में क्यों नहीं आप डालें? अध्यक्ष के रूप, उपाध्यक्ष के रूप में जो महिला ज़्यादा बोलती है उनको डालिए। कुछ लिखा पढ़ना है, आप कोषाध्यक्ष डाल दीजिए, उप कोषाध्यक्ष लड़का को डाल दीजिए, ताकि जाना भी पड़ता है ना बैंकों। तो आने वाले समय में आपको बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, हर एक गांव का बैंक अकाउंट खोलना है, डायरेक्ट पैसा उसमें आएगा। और हम लोग दबाव दे रहे हैं, अभी डीसीए सब नहीं कर पाएंगे, हम लोग पूरा ऊपर से ऐसे दबाव देंगे, आपका गांव में पैसा आना शुरू होगा और आर्थिक स्रोत बहुत कुछ आएगा। धीरे धीरे हम लोग अल्टरनेटिव भी, जैसे इनका ज्यूरी गांव में देखिए, अभी वैसे इन जो भी इंटरेस्ट हो रहे हैं, इनके गांव में बालगृह खोल दिया, 2 महिलाओं का, गांव की महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, 6-6 हज़ार रुपया। गांव के बच्चों को लोग देख रेख करेंगे, पौष्टिक आहार आएगा और बच्चे को अच्छे एक जगह रहेंगे भी और गार्जियन काम भी कर पाएंगे। चारों तरफ एक से एक चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आपका ये जो पेशा कानून जो है ना, कुछ ठोस अधिकार दिया है जिसके बारे में समझना है। जैसे एनजीओ, मैंने कहा बिना आपका अनुमति का कोई एनजीओ आपका गांव में नहीं काम करेगा। अभी करोड़ों लोग बनाए हैं, महाराष्ट्र का एनजीओ, उड़ीसा का एनजीओ, तो दिल्ली का एनजीओ, तो चेन्नई का एनजीओ आके आपके यहाँ प्रोजेक्ट चला रहा है, आपको पता ही नहीं है। अभी क्या होगा? कोई भी प्रोजेक्ट चलेगा बिना अनुमति का आपका नहीं होगा। तो वही प्रोजेक्ट को आपके अलावा करना है जो गाँव के लिए फायदा है, जैसे बिन साहब भाई कर रहे हैं, सिमरिया लता लगाया, लोग लाह लगा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जो फायदेमंद चीजें हैं उसको चुन चुन के करना है। तो एक बार कार्यकारिणी आप बनाइएगा, बहुत कुछ होगा। उसी तरह शराबबंदी, गांव में शराब बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या होगा? बिना आपका कुछ नहीं हो सकता है। अनुसूचित क्षेत्र में सरकार शराब नहीं बेच सकती है, पेशा कानून रोक लगा के रखा है। उसके बावजूद इन लोगों ने बनाया नियमावली, इन लोगों ने नीति बनाया। तो जो नीति नियमावली उनके पक्ष में है उसको तुरंत बनाते हैं, जो हमारे पक्ष में है उसको ये लोग नहीं बनाते हैं। तो अभी जब से हम लोग ज्यूरी मॉडल लागू कर रहे हैं हर एक गांव सभा में, 200 गांव में हम लोग बना देंगे ना, उसके बाद देखिए सरकार नाचने लगेगी। जो हम लोग कहेंगे वही होगा, एक एक ग्राम सभा जो बोलेगा वही होगा।
तो इससे नशापन से भी हम लोग बर्बाद है कि नहीं है? आप लोग मानते हैं ना? आज हमारे पढ़ी लिखी लड़कियां नौकरी पेशा कर रही हैं, उनको अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। हमको लोग बोलते हैं नहीं पीने वाला नहीं मिलेगा, कम पीने वाला ढूंढिए। कोई हम लोग को मशीन बनाना पड़ेगा, कौन कम पीता है। और पी पा के हम लोग क्या करते हैं, बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने, पी पा के घर भी नहीं पहुंचते। अच्छा बात है क्या? थोड़ा सा पीजिए, पर्व त्योहार में पीजिए। अब आप पीते आप हैं और आके अपने पत्नियों के पीटते हैं, सही बात है ना? तो होना चाहिए ऐसे क्या? तो दोनों पीजिए, एक दूसरे को पीटिए। तो ये जो शराब जो है ना, उस पर आपका नियंत्रण है। बाजार, इस बाजार में टैक्स आपको लेना है। अगर 4 ग्राम सभा के अंदर में आता है, 4 ग्राम सभा बैठिए और निर्णय लीजिए। यहाँ कोई बाहरी आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो भी यहाँ बेचेगा आपके अनुसार बेचेगा, आप जो कहेंगे वही। तो बाहर के जो व्यापारी आते हैं उसको ज्यादा टैक्स लगाइए, गांव के लोग आते हैं उसको कम लगाइए, है ना? तो पैसा आपका खुद आने लगेगा। पैसा आने का सूरत बहुत है। जहाँ बालू है, बिना आपका बालू चल नहीं सकता है, वहां से पैसा आने लगेगा। जहाँ मुरुम है वहां से पैसा, एक बार जब आप बनाइएगा सब जगह पैसा आने लगेगा और कोई नहीं रोक सकता। ये आपका अधिकार है। तो शराबबंदी कितना बिकेगा, क्या बिकेगा। और इनका हथुमुंडा इन ज्यूरी में बहुत अच्छा निर्णय लिया कि पर्व त्योहार में खाली हड़िया भी बनेगा, है ना? जैसे हमारे पुरखे एक एक दोना पीते थे, हो गया। अभी तो एक दोना थोड़ा एक टिपा पूर्वज के नाम सर पूरा ढका ढका के। और अभी तो हड़िया नहीं, लाल वाला चाहबे करिए, शादी हो या कहीं हो। आप सोचिए 1928 में मरंग के जयपाल सिंह मुंडा भारतीय इंडियन टीम का कैप्टन थे जो गोल्ड मेडल जीता। आज हमारा एक भी मुंडा भाई वहां पर नहीं है, कोई नहीं है। मुंडा छोड़िए ना, यहाँ तो उराव भी नहीं है। जो उराव मुंडा ही देखते थे, खड़िया दिखते थे एक दो, कहीं नहीं है। अभी बेटियां देखिए नहीं पीती हैं, तो देश का कमान भी संभाले हुए हॉकी टीम का 6 लोग खेल रहे हैं, सही है ना? इसलिए इसको भी नियंत्रण कर रहा। साथियों, हम लोग को पिला पिला कर मरा देगा, ये लोग जानता है। सल्फर डाल डाल के मराओ सब आदिवासी को, सब ले लेंगे। आपको एक उदाहरण बता, छत्तीसगढ़ में 2 लाख चप्पल बांटा था सरकार ने, 5-6 साल पहले का बात बता रहे। क्यों? वो चप्पल में कैंसर था, ताकि ये लोग आदिवासी लोग लड़ रहा है, टाटा को घुसने नहीं दे रहा है। ये लोग चप्पल पहन पहन के कैंसर हो जाएगा, सब अपने आप मर जाएगा। फिर एक योजना उन्होंने डीजीपी ने बताया छत्तीसगढ़ का, बोला कि ऐसे कीजिए, सारे आदिवासियों को फ्री में टीबी दीजिए। क्योंकि वो लोग, उनको पूछा कि आदिवासियों से कैसे लड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि लड़ने का अच्छा रणनीति है, उनको अकेला अकेला करो, सभी को टीबी दे दो। टीबी देखते रहेंगे, कोई निकलेगा नहीं, कोई ग्राम सभा में नहीं जाएगा। उसी तरह कहा सरनाई साय के लड़ाओ, वहाँ लड़ रहा है ना छत्तीसगढ़ में, जाइए। इतना ग्राम सभा में लड़ रहा है सरनाई साय के नाम पर। अच्छा 2 ईसाई बन गया जी, गांव से भगाओ जी। अरे भाई, धर्म से हम हैं नहीं कि हम वंशावली से हैं? वंशावली से है ना? आप कुछ भी धर्म मानिए, लेकिन खून तो एक ही बाप का है ना। फिर तो ये लड़ाने वाले बाहरी ताकत, इसी को समझना है हम लोगों को। अभी भी पेशा कानून में भी बोला कि ये तो सिर्फ जो है कि रूढ़ी प्रथा वालों का है, बाकी को। अरे भाई, वो जो महिला, आप लोग भी भाषण सुनने चले जाते हैं उसका, मैं तो देखता हूँ खुट्टी में भी प्रोग्राम किया। अभी फिलहाल कौन, निशा उरांव, क्या बोलती है, सारे हमारे हाथू मुंडा के लोग को बैठा ली है और लेक्चर दे रहे रूढ़ी प्रथा पर। हमारे रूढ़ी प्रथा के अनुसार जो लड़की गैर आदिवासी से शादी करते हैं उसको तो हम लोग भगा देते हैं, तो उसका लेक्चर हम लोग क्यों सुन रहे हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? वो कौन होती है हमको रूढ़ी प्रथा में ज्ञान देने वाली? अपने तो नहीं समझ, वो तो अपना उसका, हम लोग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आदिवासी लड़का दिक्कू लड़की को मुंडा लड़का ले आया, तो आप लोग ऐसे ही रख देंगे कि पतड़ी बात देना पड़ेगा, शुद्धिकरण होगा। और जो लड़की गैर आदिवासी के पास भाग गई तो उसका परिवार को भी तो हम लोग बेदखल करते हैं। अब आप गांव में रहना है तो आपको गांव को पतड़ी बात देना पड़ेगा, तभी ना गांव में रहेंगे, क्योंकि आप अपनी बेटी को नहीं रोक पाए। यह है कि नहीं है? और ये लोग जो अपनी बेटियों को दिक्कुओं को दे दिया और दिक्कू के घरों में घुस गए, ये लोग हम लोग को रूढ़ी प्रथा पर लेक्चर देता है। इस सारे चीजों को बंद करना पड़ेगा पेशा कानून के तहत, ठीक है ना? अब 2-4 चीज करके खत्म करता हूँ। अभी दामू भाई भी बोलेंगे, जमीन पर ही समझना जरूरी है। भूमि अधिग्रहण, पेशा कानून में इतना ताकत है, आपके बगैर भले वो पार्टी झरती जमीन जो भी बोलेगा, 1 इंच जमीन सरकार या कोई नहीं ले सकता, इतनी ताकत है आपके पास। अभी लोग क्या करता है, हम लोग को बांट देता है, पैसा खिला देता है और झूठा बना के ग्राम सभा का बना लिया फर्जी, ओके कर दिया। और इसीलिए पेशा नियमावली में क्या बोलता है,
विशेष ग्राम सभा बुलाने का अधिकार मुखिया को होगा। भाई हमारे पारंपरिक व्यवस्था में मुखिया का कहाँ जगह है? वो तो वोट लेके जीता है ना, हमारे यहाँ तो वोट तो होता नहीं है, तो तुम हमारे व्यवस्था में कैसे थोपोगे उसको? तो यही अगर अभी नियमावली आएगा तब मानेंगे हम लोग उसको? बिल्कुल नहीं मानेंगे, उलगुलान होगा कि नहीं होगा? इस समय हम लोग पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार नहीं मिला तो हम लोग उलगुलान में जाएंगे ही जाएंगे। उसी तरह लघु वनोपज पेशा कानून में स्पष्ट है, जंगल में जितना भी वनोपज है उस पर आपका मालिकाना हक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जमीन का खरीद बिक्री से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति। आज हमारा इतना ज्यादा जमीन में दिक्कू कैसे बैठ गया? आज महतो लोग भी हम लोग को लक्षण लगाता है, बोलता है तुम लोग तो अपना जमीन बचा नहीं सका, तुम्हारा सारा जमीन में दिक्कू बैठ गया, और अभी हम एसटी मांग रहे हैं तो हमको विरोध करते हो, बोलता है। आपको बताते हैं क्यों जमीन चला गया। CNT बोलता है आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी से नहीं ले सकता है, इसीलिए चला गया कि एक आदमी चुपचाप से जमीन बेच रहा है, लेकिन आप चुपचाप से नहीं बेच सकता है। आप किसी को भी, चाहे आदिवासी को बेचो चाहे किसी को बेचो, आप ग्राम सभा बनाओ, तुरंत पारंपरिक ग्राम सभा है उसको ग्राम सभा बुलाइए, रिजोल्यूशन पास कर दीजिए कि पेशा कानून के धारा 100 के तहत आज के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति अपना जमीन बेचने बिना ग्राम सभा की अनुमति से अपनी जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। ठीक है ना? हर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कीजिए, उसके बाद अगर कोई बेचता है वो इलीगल हो जाएगा, बेच ही नहीं पाएगा। तो ये पेशा कानून के तहत हमारा 1 इंच भी जमीन कोई दिक्कू नहीं ले सकता है। दूसरा, जो लोग गलत तरीके से लिया है, आपका ग्राम सभा बैठ जाएंगे, आप फैसला ले लिए कि ये दिक्कू लिया है उसको रिस्टोर हम कर रहे हैं, दिक्कू उस पर कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट तक भी चला जाएगा, लेकिन वो फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका ग्राम सभा के आधार पर होगा। ग्राम सभा जो निर्णय लेगा उसके आधार पर होगा। इसका मतलब है ग्राम सभा को आपको इतना ताकत दिया है, आप अपनी जमीन बचाना नहीं चाह रहे, इसलिए लूटा जा रहा है, यही ना माना जाएगा? तो एक एक गांव में ग्राम सभा लगाइए, पेशा कानून लागू कीजिए। 1997 से लागू है, सरकार का इंतजार नहीं करना है। तुम लागू करो ना करो सरकार, हम लागू करेंगे पेशा कानून गांव में, सही है ना? एक एक गांव में नियमावली आप अपना गांव का बनाइए। अभी ज्यूरी ने बना लिया है और पेशा कानून लागू होगा। जमीन की वापसी, NGO पर नियंत्रण, तो इतना सारा आपको अधिकार दिया है साथियों। मैं इतना ही कह के खत्म करूंगा, इसलिए हर एक गांव में जितना जल्दी कार्यकारिणी बनाइए और एक एक रिजोल्यूशन पास करिए, और रिजोल्यूशन पास करके योजना बना के DC को दीजिए, आपका MLA को दीजिए, आपका MP को दीजिए। योजना को देख के इनका मुश्किल में ये लोग खड़े हो जाएंगे। उनको सीधा बोलना है, आप अगर गांव से वोट चाहिए, गांव ग्राम सभा का आपको योजना देना पड़ेगा। आपका ये थोथलेबाजी नहीं चलेगा, नहीं तो हम लोग ये सब नहीं करने वाले हैं। तो ये करना जरूरी है साथियों। बस मैं इतना ही कहता हूँ, और साथी भी हैं वो आपको बात रखेंगे। बस ये हमारे पास सारे